हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम जैनेन्द्र द्वारा रचित पाजेब कहानी हाल ही में ख़त्म कर चुके हैं। उस कहानी के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके ऊपर हम बात कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम नई कहानी के ऊपर बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम तीसरी कसम, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है, इस कहानी के कथासार के ऊपर बात करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तीसरी कसम बिहार के आंचलिक जीवन पर आधारित कहानी है, जिसमें गाड़ीवान हीरामन द्वारा जीवन में हुए कटु अनुभवों के कारण 3 बार कसम खाने के कारणों को बताया गया है। तीसरी कसम जो कहानी है वो बिहार के एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है, जिसमें एक गाड़ीवान है जिसका नाम हीरामन है। उसके द्वारा उसके जीवन में अनुभव जो कि बहुत दर्दनाक होते हैं, कटु होते हैं, उन कटु अनुभवों के कारण वो 3 बार कसम खाता है। उस 3 बार कसम खाने के कारणों को इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। इस कहानी को आधार बनाकर फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें हीरामन का अभिनय राज कपूर ने किया है। तो इस कहानी को आधार बनाकर एक बॉलीवुड की फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें हीरामन का जो अभिनय है वो किसने किया है? राज कपूर ने। राज कपूर वही है जो अभिनेता है, ठीक है। कहानी का प्रारंभ इसी हीरामन गाड़ीवान से होता है। संपूर्ण कथ्य पूर्व दीप्ति फ्लैशबैक शैली में चलती है। संपूर्ण जो कथ्य है, जो कथानक है, वो फ्लैशबैक की शैली में चलता है। हीरामन गाड़ीवान अपने अतीत की यादों में खोकर सोचता है कि वह 20 साल से बैलगाड़ी हाँक रहा है। वह सीमा के पार धान और लकड़ी धो चुका है। उसने कंट्रोल के ज़माने में बोर बाजारी का माल भी उस पार पहुंचाया था, परंतु कभी भी उसे इस प्रकार की गुदगुदी नहीं लगी। हीरामन फिर से कंट्रोल ज़माने की सोचता है कि एक बार 4 खैप सीमेंट और कपड़ों की गांठों से भरी गाड़ी को जोगबारनी से विराटनगर पहुंचाने में दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ा था। इसकी गाड़ी 5वीं बार पकड़ी गई सीमा पार करते हुए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हीरामन है, जो गाड़ीवान है हीरामन, वो अपने अतीत को सोचता है, अपने अतीत की यादों में खोकर वो सोचता है और उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि वो पिछले 20 साल से बैलगाड़ी हाँक रहा है। और वो अब ये सोच रहा होता है कि कंट्रोल के ज़माने में भी उसने बाजारी का माल वो सीमा से पार पहुंचाया करता था, लेकिन उसे कभी भी इस प्रकार गुदगुदी नहीं हुई है। और वो फिर कंट्रोल के ज़माने को सोचता है कि एक बार जोगबारनी से विराटनगर जब वो सामान पहुंचा रहा था तो उस समय उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, और उस वजह से उसकी जो गाड़ी है वो 5वीं बार पकड़ी गई थी जब वो सीमा पार कर रहा था। महाजन का मुनीम गांठों के बीच छिपा हुआ था। तो महाजन का मतलब होता है कि जो कि एक अपने आप को एक ऊंचा वर्ग मानते हैं, ठीक है। तो महाजन का जो मुनीम है, पुराने ज़माने में मुनीम हुआ करते थे, तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि वो जो कपड़ों की गांठें थी जिसको वो अपनी गाड़ी में लाद रहा था, उनके बीच एक महाजन का मुनीम गांठों के बीच छिपा हुआ था। दरोगा ने 1.5 हाथ लंबी चोर बस्ती की रोशनी में गाड़ी को रोका और गांठों के बीच से मुनीम को बाहर आने के लिए कहा। मुनीम ने रिश्वत के तौर पर 4,000 रुपये देने की बात कही। दरोगा 5,000 में बात मानने को तैयार हुआ। इधर दरोगा और मुनीम में बात हो रही थी, उधर हीरामन ने 3-4 गाड़ियों की आड़ में बैलों की रस्सी खोल दी। गाड़ी पर बैठे हुए ही उन्हें जुड़वा बांध दिया। बैल समझदार थे, वह समझ गए उन्हें क्या करना है। हीरामन ने उतरकर जूती गाड़ी से बैलों के कंधों को मुक्त किया और 1 2 3 कहकर चलने का संकेत मन ही मन में किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हीरामन है वो अपने अतीत की यादों में खोया हुआ है और वो याद कर रहा है कि उसने अपनी पहली कसम कब खाई थी, किस प्रकार खाई थी और क्यों खाई थी। तो यहाँ पर वो ये याद कर रहा है कि जब उसकी गाड़ी 5वीं बार पकड़ी गई थी सीमा पार करते हुए, और वो इसलिए पकड़ी गई थी क्योंकि उसकी गाड़ी में एक महाजन का मुनीम गांठों के बीच
कपड़ों की जो गांठें लाद रहा था हीरामन, तो वो गांठों के बीच छिपा हुआ था मुनीम, जिस वजह से दरोगा ने उसकी गाड़ी को पकड़ लिया था और मुनीम को बाहर आने के लिए कहा था। तो यहाँ पर जो हीरामन है वो याद कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तीनों ही गाड़ियों के रास्ते से बिना खटके की तराई घने जंगलों में घुस गए। रात भर भागने के बाद उन्हें उस दरोगा से मुक्ति मिली। तो जिस दरोगा ने उन्हें पकड़ लिया था, उस दरोगा से वो किसी न किसी तरीके से बच निकले। ऐसी हालत में घर में पहुंचकर 2 दिन तक हीरामन उठ नहीं पाया था। उठते ही उसने कसम खाई थी कि ऐसी चीज़ों की लदनी वह कभी नहीं करेगा। लदनी मतलब कि वो ऐसी चीज़ों को कभी नहीं अपनी गाड़ी में ला देगा। ठीक है, अब उसने 2 कसम खाई हैं। पहली कसम है कि बांस की लदनी वह कभी नहीं करेगा, और दूसरे चोर बाजारी के माल को कभी नहीं लाएगा। तो इस तरीके से वो अपनी कसम खाता है, और आगे जो कहानी है उसमें भी वो ऐसे ही कसम खाता है। तो कुल मिलाकर वो इस कहानी में 3 कस्में खाता है। और ये जो कहानी है वो फ्लैशबैक पे चलती है कि जो हीरामन है वो 20 साल से बैलगाड़ी को हाँक रहा है। तो इस दौरान उसने किन हालातों में वो 3 कस्में खाई, वो वह समय याद कर रहा होता है। पहली कसम वो ये खाता है कि वो बांस की लदनी कभी नहीं करेगा अपनी गाड़ी में, और दूसरी कसम वो ये खाता है कि चोर बाजारी के माल को अपनी गाड़ी में कभी नहीं ला देगा। उसने इन 20 सालों में कितनी दिक्कतों का सामना करा है और किन हालातों में उसने अपनी गाड़ी को सीमा पार ले जाते हुए सामान को पहुंचाया है, वो याद कर रहा है इन चीज़ों को। ठीक है, और इस दौरान उसने कौन सी 3 कस्में खाई हैं अपने जीवन में, वो इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। उसने बांस की लदनी के साथ ही खरैया शहर की लदनी में नहीं करने का निश्चय किया। तो बांस की लदनी वो नहीं करेगा, ये कसम तो उसने खाई थी, लेकिन वो खरैया शहर, एक शहर का नाम है जिसका नाम खरैया है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि एक खरैया शहर में भी वो लदनी नहीं करेगा, इसका भी वो निश्चय करता है। हीरामन ने जब फारबिसगंज से मोरंग का भार धोना शुरू किया तो उसकी गाड़ी चोरी हो गई। तो यहाँ पे हीरामन बता रहा है कि जब उसने फारबिसगंज से मोरंग का भार धोना शुरू किया था, तब जो उसकी गाड़ी है वो चोरी हो गई थी। हीरामन ने कई वर्षों तक बैलों की आधीदारी पर जोता था। इससे आया हिस्सा गाड़ीवान का और बैल वालों का होता था, परंतु इस स्थिति में हीरामन को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आमदनी में उसके बैलों का पेट भी नहीं भर पाता था। उसने पिछले साल बाग गाड़ी को जोत कर अपनी गाड़ी बनाई थी। तो यहाँ पर जो हीरामन है उसकी खुद की बैलगाड़ी चोरी हो गई होती है, जिसके वजह से अपनी गाड़ी बनाने के लिए वो बाग गाड़ी को जोतता है, और बाग गाड़ी को जोत कर जो उसको पैसे मिलते हैं वो उससे अपनी गाड़ी बनाता है। तो आगे देखते हैं। गांव में पिछले वर्ष मेले में बाग गाड़ी को दोनों घोड़े मर जाते हैं। जो बाग गाड़ी के दोनों घोड़े होते हैं वो मर चुके होते हैं। सर्कस कंपनी के जो मैनेजर है वो ऐलान करता है कि जो बाग गाड़ी को जोतेगा उसे 100 रुपये भाड़ा दिया जाएगा, परंतु किसी भी गाड़ी वाले के बैल पास नहीं आते हैं। इस पर हीरामन ने बाग गाड़ी को जोता। हीरामन सोचता है कि उसने बाग गाड़ी की लदनी की है, परंतु उसे कभी ऐसी गुदगुदी नहीं महसूस हुई उसकी पीठ पर। एक गाड़ी में चंपा के फूल की महक आती है। वह इन सबको देवी का प्रसाद मानता है। उसकी गाड़ी कच्ची सड़क पर जाते हुए एक छोटे से खड्डे में चली जाती है तो महिला सवारी के पास से हल्की सी सिस की आवाज आती है। बैलों को मारने पर वह सवारी उन्हें मारने से रोकती है कि आह मारो मत। ये आवाज थी नौटंकी वाली हीराबाई की। तो यहाँ पर ये अब जो कहानी है वो एक मोड़ लेती है, और जो ये कहानी है उसमें हम ये देखते हैं कि हीरामन जो है वो बाग गाड़ी की लदनी कर चुका होता है, परंतु कभी उसे ऐसी गुदगुदी सी महसूस नहीं होती है, और उसको अपनी गाड़ी में से एक चंपा के फूल की महक आ रही होती है जिसको वो देवी का प्रसाद मानता है। उसकी गाड़ी एक कच्ची सड़क पर एक खड्डे में चली जाती है तो महिला जो सवारी है वो हल्की सी सिसकी आवाज़ करती है, और जब जो हीरामन है वो अपनी बैलों को मारता है तो वो जो सवारी है महिला सवारी वो उसको रोकती है कि मारो मत। और ये जो आवाज़ होती है वो होती है नौटंकी करने वाली हीराबाई की।
हीरामन ने मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम कभी नहीं सुना, न ही उसने बायोस्कोप सिनेमा कभी देखा है, जबकि 7 साल उसने मेलों की लदनी की है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो हीरामन है वो मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में जो लैला बनी थी हीराबाई, उसको वह कभी नहीं जानता है, ठीक है, और कभी उसने बायोस्कोप सिनेमा भी नहीं देखा है, जबकि वो 7 साल से उस मेलों की लदनी कर रहा है, लेकिन वो फिर भी हीराबाई को नहीं जानता है। जब उसे ये महिला सवारी आधी रात को काली ओढ़ने में मिली तो उसे खटका अवश्य हुआ। जब बक्सा धोने वाले आदमी का मोल किया तो उस औरत ने मना कर दिया। तब हीरामन ने कहा, कहीं चोरी का माल तो नहीं है। हीरामन को इस ओढ़नी वाली औरत को देखकर मेले की तंबाकू बेचने वाली बुढ़िया की काली साड़ी याद आती है। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि वो पिछले 7 साल से मेलों की लदनी कर रहा है, लेकिन वह फिर भी नौटंकी कंपनी में जो लैला बनी थी हीराबाई, उसको वह नहीं जानता है। जब उसे ये महिला सवारी आधी रात को एक काली ओढ़नी में मिलती है, काली ओढ़नी मतलब कि उस औरत ने जो ओढ़ रखा होता है वो काले रंग का होता है, तो उसे खटका अवश्य होता है, ठीक है। किसको खटका होता है? हीरामन को। जब बक्सा धोने वाले आदमी का मोल किया तो उस औरत ने मना कर दिया। तब हीरामन ने कहा कि कहीं चोरी का माल तो नहीं है। हीरामन को इस ओढ़नी वाली औरत को देखकर मेले की तंबाकू बेचने वाली बुढ़िया की काली साड़ी याद आती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हीरामन है वो हीराबाई को जानता नहीं है, और जब वो एक महिला सवारी को देखता है काली ओढ़नी में, तो उसको मेले में तंबाकू बेचने वाली बुढ़िया की काली साड़ी याद आ जाती है। गाड़ी को हाँकते हुए उसे पीठ में गुदगुदी तो लगती है और साथ ही चंपा के फूल के खिलने का एहसास भी होता है। वह सोचता है कि भगवान अब उसके साथ क्या करने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो उसकी जो गाड़ी है वो बहुत बार फंस चुकी होती है, कभी दरोगा से, तो कभी चोरी हो चुकी होती है, कभी कुछ, तो जिस वजह से उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि अब कौन सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो वो यहाँ पे भी यही सोच रहा है कि भगवान अब उसके साथ क्या करने वाला है। अभी गाड़ी में बैठी औरत ने करवट ली और उसे सवारी का मुख दिखता है। तो जब जो औरत बैठी हुई होती है, महिला सवारी जिसने काली ओढ़नी ओढ़ रखी होती है, जब वो औरत करवट लेती है तो जो हीरामन है वो सवारी का मुख देखता है। तो वह कह उठता है कि अरे बाप, ई तो परी है। तभी सवारी की आंख खुलती है। तो जैसे ही वो उस सवारी का मुख देखता है तो हीरामन के मुंह से निकलता है, अरे बाप, ई तो परी है। इसका मतलब कि ये तो परी है। तभी सवारी की आंख खुलती है। सवारी उसका नाम पूछकर बातचीत का सिलसिला शुरू कर देती है। सवारी का नाम हीराबाई है। अब यहाँ पर हीरामन को पता चलता है कि जो महिला सवारी उसकी गाड़ी में बैठी हुई है वो हीराबाई है, उसका नाम हीराबाई है। हीराबाई को देखकर हीरामन के मन में रागिनी बजने लगती है। बातचीत में हीरामन परख लेता है कि हीराबाई हीरा है। हीरामन की उम्र 40 साल है। उसका बड़ा भाई, भाभी व उनके बच्चे परिवार में हैं। हीरामन का विवाह बचपन में हुआ था और दुल्हन गौने से पहले मर जाती है। भाभी उसका दूसरा विवाह कराना चाहती है, वह तैयार नहीं होता है क्योंकि कुंवारी लड़की से तात्पर्य 5 साल की लड़की से होता है। हीराबाई ने हीरामन जैसा निश्चल व्यक्तित्व कम ही देखा है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हीरामन के बारे में बताया जा रहा है कि हीरामन का जो विवाह है वो बचपन में हुआ होता है और जो दुल्हन होती है वो गौने से पहले ही मर गई होती है। और जो हीरामन है उसके घर में कौन कौन रहता है? उसका बड़ा भाई, उसकी भाभी और बच्चे रहते हैं। तो यहाँ पर हीरामन की जो भाभी है वो हीरामन का दूसरा विवाह करवाना चाहती है, लेकिन जो हीरामन है वो तैयार नहीं होता है क्योंकि कुंवारी लड़की से तात्पर्य है 5 साल की लड़की से। रास्ते में एक साइकिल वाला बैठा सुस्ता रहा था। हीरामन उससे पूछता है कि उसे कहाँ जाना है और वह कहाँ से आया है। साइकिल वाला बताता है कि वह मेले जा रहा है और बिशनपुर से आया है। इस पर हीरामन उसे कमज़ोर कहता है कि तभी साइकिल वाला
उठ जाता है। तत्पश्चात हीरामन हीराबाई से घाट पर जाकर मुंह हाथ धोने को कहता है। हीराबाई के जाने पर उसके तकिए को छूकर वह सूंघ कर देखता है। हीराबाई के आने पर वह स्वयं चला जाता है। वह जलपान के लिए दही, चूड़ा, चीनी लेकर आता है। हीराबाई के आग्रह पर वह दोनों साथ बैठकर खाते हैं। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो हीरामन और हीराबाई है वो किस प्रकार उनका संवाद होता है। आगे सफर करते हुए हीराबाई हीरामन को उसकी बोली में एक गीत सुनाने को कहती है। तब हीरामन कहता है कि वह लोग हरिपुर होकर नहीं जाएंगे, वह जनकपुर होते हुए फार बिसंगंज जाने का मार्ग चुनता है। वह गीत के साथ कहानी भी सुनाता है। परमार नदी में महुआ घटवारिन के कई घाट उपस्थित हैं। यह की थी महुआ। उसका बाप दारू पीकर दिन रात बेहोश रहता। उसकी सौतेली माँ राक्षसी के समान थी। महुआ जवान होने पर किसी ने भी शादी की बात नहीं चलाई। सावन भादों के भयानक रात में उसे घाट पार करके जाना पड़ता है। वह रोती है कि आज उसकी माँ होती तो उसकी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। हीरामन बीच बीच में गा गा कर भी सुनाता है। महुआ की सौतेली माँ ने उसे सौदागर को बेच दिया था। सौदागर बाल से घसीटते हुए उसे पाल वाली नाव पर ले जाता है। नौकरों ने डराया कि यदि वह रोना बंद नहीं करेगी तो उसे नदी में फेंक दिया जाएगा। यही रास्ता महुआ को सूझ जाता है और वह नदी में कूद पड़ती है। एक नौकर उस पर मोहित हो जाता है, वह भी कूद पड़ता है। नौकर महुआ को बहुत समझाता है कि वह उसका साथी है, लेकिन महुआ नहीं रुकती है। हीरामन अपनी प्रिय गीत को सुनाता है। उसे अमावस्या की रात में लहरों की चमक में महुआ की छवि दिखती है और ऐसे में वह खुद को सौदागर का नौकर मानता है। परंतु महुआ उसकी बात नहीं सुनती है। परंतु इस बार उसे लग रहा है कि महुआ ने उसे पहचान लिया है। गीत गाते गाते हीरामन की आंखें नम हो जाती है। गीत सुनकर हीराबाई उसे उस्ताद कहती है। नवकपुर में हीरामन चाय लाता है। सीताधार की सूखी धारा में गाड़ी नीचे की ओर उतरती है। सामने ही फार बिसंगंज की रोशनी दिखाई दे जाती है। वहां पहुंचकर उसे अपने गांव के गाड़ीवान दिखाई देते हैं। लाल मोहर टप्पर के पास आकर हीराबाई को सलाम करता है और बात करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गाड़ीवान हीरामन है और जो हीराबाई है वो फार बिसंगंज पहुंच चुके हैं और जो और गाड़ीवान है गांव के वो हीरामन को नजर आने लगते हैं और उसमें से एक है लाल मोहर टप्पर जो कि पास आकर हीराबाई को सलाम करता है और बात करता है। इस पर हीरामन उसे रोक देता है। लाल मोहर के साथ धुन्नी राम और पलटदास भी हैं। हीराबाई को वहीं बक्सा उठाने वाला आदमी लेने आ जाता है। हीराबाई ने उससे कहा कि वह कल रोता कंपनी में आकर मिले और वह पास बनवा देगी और वह बख्शीश देती है। हीरामन को नौटंकी देखने के लिए उसके दोस्त तैयार करते हैं। तो हीरामन को नौटंकी देखने के लिए जो हीरामन के दोस्त होते हैं वो हीरामन को मनाते हैं कि नौटंकी देखने चलते हैं। हीरामन और लाल मनोहर दोनों रोता कंपनी जाते हैं। उन लोगों ने काले कोट वाले से बातचीत करनी चाहिए। इस पर उस कोट वाले ने नेपाली सिपाही से कहा कि इन लोगों को भीतर क्यों आने दिया गया है। तभी हीराबाई ने उन लोगों को बुला लिया और नेपाली सिपाही से कहा कि ये हीरामन है और तुम इसे पहचान लो। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब हीरामन अपने दोस्तों के साथ रोता कंपनी में नौटंकी देखने जाता है तो वहाँ पर एक काले कोट वाले से बातचीत होती है। तो काला कोट वाला जो है वो नेपाली सिपाही से कहता है कि तुम इन लोगों को भीतर क्यों आने दे रहे हो। तभी हीराबाई आती है और वो हीरामन और लाल मनोहर को अपने पास बुला लेती है और नेपाली सिपाही से कहती है कि ये हीरामन है और तुम इसे अब पहचान लो। हीराबाई ने उसे 5 पास दिए और रोज आने को कहा। सभी दोस्तों ने मिलकर निर्णय लिया कि गांव में पता लगाने नहीं दिया जाएगा। हीरामन ने अपनी थैली हीराबाई के पास सुरक्षित रख दी। छुन्नी राम, लहनवा और हीरामन ने नौटंकी में जाने के विषय में चर्चा की। निश्चय हुआ कि पहले लहनवा गाड़ी के पास रहेगा और बाद में हीरामन जाएगा। तो यहाँ पे गाड़ी
जो कि बैलगाड़ी होती है उसकी देखभाल भी करनी होती है। तो यहाँ पर वो ये निश्चय करते हैं कि पहले लहनवा नौटंकी देखने जाएगा और बाद में हीरामन जाएगा। मेले में नौटंकी के आरंभ होने से 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है। तभी पलटदास भी आ जाता है जो कि हीरामन का दोस्त है। लाल मोहर उसे कहता है कि वह बीच बीच में बाहर आकर लहनवा की मदद करेगा। उन लोगों के पास अठन्निया का पास था। तो उन लोगों के पास कौन सा पास था? अठन्निया का पास था। लाल मनोहर ने अपने आस पड़ोस के लोगों से परिचय किया। तभी एक ने उससे कहा कि हिरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। तो जो लाल मनोहर है, जब वो नौटंकी देखने आता है अंदर, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि नौटंकी आरंभ होने से 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है, तो तब जो लाल मनोहर है वो अपने आस पड़ोस के लोगों को जान लेता है, उनसे परिचय कर लेता है और वह आस पड़ोस में से किसी एक से ये कहता है, हिरिया जब स्टेज पर उतरे। हिरिया का मतलब है हीराबाई से। ठीक है, तो जो लाल मनोहर है वो कहता है कि जब हिरिया स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। इस पर हीरामन लाल मनोहर से बात करने को मना कर देता है। तभी नौटंकी शुरू हो जाती है। इसी बीच कोई हीराबाई को बड़ी नेम वाली रंडी कह देता है। तो यहाँ पर जब हीराबाई स्टेज पर आती है अपनी नौटंकी दिखाने, तो जो पब्लिक होती है उसमें से कोई हीराबाई को गाली देता है। तो जो वातावरण है वो गंभीर हो जाता है और जो मैनेजर है वो नेपाली सिपाही को लाता है। दारोगा जो है वो हंटर से मानकर स्थिति को थोड़ा काबू करता है। हंटर लाल मनोहर को लगता है। मैनेजर वास्तविकता को बताते हुए कहता है कि मथुरा मोहन कंपनी वाले की है, कि मथुरा मोहन जो है वो कंपनी वाला की है। झगड़ा होने से कंपनी की बदनामी चाहते हैं। दारोगा ने उन तीनों को छोड़ दिया। मैनेजर ने उन तीनों को 1-1 रुपए वाले दर्जे की कुर्सी पर बिठाया। नौटंकी के दौरान हीरामन को लग रहा था कि हीराबाई उसी को देखकर गा रही है और नाच रही है। उधर लाल मनोहर को भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। पलटदास को वह सीता व राम लग रहे थे। दूसरे दिन वह खबर फैल जाती है कि हीराबाई मथुरा मोहन कंपनी से भागकर आई है। इसी वजह से उसके साथ गुंडे भी हैं। 10 दिन तक हीरामन नौटंकी के नगाड़े बजने पर पहुंच जाता था। लगता था कि हीराबाई उसे बुला रही है। नौटंकी के सभी लोग समझ गए कि वह हीराबाई का आदमी है। तो यहाँ पर शक हो जाता है नौटंकी वालों को, और सब लोग समझ जाते हैं और उनको लगता है कि हीराबाई जो है उसका आदमी कौन है? हीरामन। एक दिन हीरामन सुबह से लदनी लाद कर स्टेशन आ चुका है। तभी उसे लाल मनोहर आकर बताता है कि हीराबाई उसे ढूंढ रही है। स्टेशन पर वह लाल मोहर के साथ आई है। ठीक है, जब हीरामन जनाना मुसाफिर खाने के फाटक पर पहुंचता है तो हीराबाई ओढ़नी से मुंह हाथ ढककर खड़ी होती है। उसकी थैली देते हुए कहती है कि भगवान की कृपा से भेंट हो गई। वह कहती है कि मैं जा रही हूँ उस्ताद। हीरामन देखता है कि आज वह बक्सा धोने वाला आदमी कोट पतलून पहने खड़ा है। हीराबाई फिर से हीरामन को कहती है कि मैं मथुरा मोहन कंपनी जा रही हूँ। ये अपने देश की कंपनी है, तुम बनेली आओगे ना? और हीरामन को रुपए 1 गरम चादर खरीदने के लिए देती है। वह कहती है कि महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद लिया है गुरुजी। हीरामन उस कमरे से बाहर आ गया। तभी बक्सा धोने वाले ने उसे फाटक से बाहर निकलने को कहा। गाड़ी जो है वो चल पड़ती है। हीरामन को आज भी पीठ पर गुदगुदी लगती है। उसकी गाड़ी में चंपा का फूल खिल उठता है। उसे लगता है कि वह तीसरी कसम खा रहा है कि कंपनी की औरत की लदनी वह कभी नहीं करेगा। गाड़ी को हाँकते हुए गुनगुनाने लगता है, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। इन्हीं पंक्तियों द्वारा कहानी का समाप्त हो जाता है। इस कहानी में जो हीरामन है वो 3 कस्में खाता हुआ हमें दिखता है। पहली कसम ये कि वो अपनी गाड़ी में बांस की लदनी नहीं करेगा। दूसरी कसम ये कि वह कभी भी अपनी गाड़ी में चोर बाजारी के माल को नहीं लादेगा। और तीसरी कसम ये कि वह अपनी गाड़ी में कभी भी कंपनी की औरत को कभी नहीं बिठाएगा। ठीक है, कभी नहीं लादेगा। तो ये 3 कस्में जो हैं वो खाता है फ्लैशबैक शैली में, कि वो याद कर रहा है कि उसने ये 3 कस्में इन 20 सालों में खाई है
और वह अभी भी उन 3 कस्मों का पालन कर रहा है। और इन 20 सालों में जहाँ उसने बैलगाड़ी को हाँका है और किन दिक्कतों का सामना उसने करा है, किन परिस्थितियों में उसने ये 3 कस्में खाई है, वो वह याद कर रहा है। तो ये जो कहानी है वो फ्लैशबैक शैली में है, जहाँ पर जो हीरामन है वो याद कर रहा है अपने 20 सालों को और कस्में याद करते हुए नजर आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ये कहानी है वो समाप्त होती है कि जो हीराबाई है वो अंत में अपनी कंपनी, जो कि उसकी नौटंकी की कंपनी होती है, उसमें लौट जाती है, गाड़ी में बैठ जाती है। तो यहाँ पर समाप्त होती है कहानी। और आखिर में जो हीरामन है वो गुनगुनाता हुआ नजर आता है, जी हाँ मारे गए गुलफाम। इन्हीं पंक्तियों के साथ जो कहानी है वो समाप्त हो जाती है। फणेश्वर नाथ रेणु की जो कहानी है तीसरी कसम, वो एक उनकी श्रेष्ठ कहानियों में आती है। रेणु ने अपनी कहानी में मानवीय संवेदनशीलता, नवीन मानवीय संबंधों को उजागर करा है। कहानी में हीरामन और हीराबाई के संबंधों को कोई नाम नहीं दिया गया है, पर उनके संबंधों में जो पवित्रता है वो हमें दिखलाई पड़ती है। कहानी के पात्र टूटते हैं परंतु फिर नई जीवन शक्ति से दिखते हैं। वह हताशा होकर जीने की इच्छा को नहीं छोड़ते हैं। हीरामन ने अपनी किन परिस्थितियों में ये 3 कस्में खाई, वो तीनों ही कस्मों की जो परिस्थितियां रही हैं वो मैंने आपको कथासार में बतलाई हैं। जब भी आप इस प्रश्न का उत्तर तैयार करें तो आपको तीनों ही कस्मों की परिस्थितियां बतानी होगी, भूमिका उसकी बतानी होगी, क्योंकि जो प्रश्न होता है कथासार का वो 13 या 14 नंबर का आता ही है। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि आपने सिर्फ ये लिख दिया कि पहली कसम ये खाई, दूसरी कसम ये खाई, तीसरी कसम ये खाई, ऐसे नहीं लिखना है। आपको अपना उत्तर 5 से 6 पेज का तैयार करना है और आकर्षक बनाने के लिए आपको उसमें उन तीनों ही कस्मों की भूमिका लिखनी होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कथासार समझ आया होगा। अब मिलते हैं नई वीडियो में इसी कहानी के एक नए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।